एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कवक, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में कवक का इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। कवक टॉपिक रीट के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अदर टीचिंग एग्जाम्स जैसे यूपी टेट, एस टेट, एमपी टेट, यूपी टीजीटी एंड सुपर टेट, इन सब के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कवक वैसे सूक्ष्म जीवों के अंदर आता है, जिस इससे पहले मैं कुछ और सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरस। अभी ये तीसरा हमारा सूक्ष्म जीव है कवक। आइए अब हम लोग कवक के बारे में जानते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग कवक शब्द के बारे में जानते हैं। कवक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मशरूम। यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन भाषा में छत्रक बोल सकते हैं। छत्रक जो आपने बरसात के टाइम पे देखे होंगे, जो लकड़ी वगैरह में निकल आते हैं, जैसे उसमें छतरी जैसी संरचना होती है, इसकी छतरी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग छत्रक बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों की और जितनी भी स्पीशीज हैं उन सब का अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कवक कवक का एक कॉमन नाम होता है जिसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका नाम है फफूंदी। फफूंदी फफूंद आपने मोस्टली देखी होगी, जो ब्रेड वगैरह पे लगे हुए देखी होगी, जैसे पुराने काफी टाइम पुराने ब्रेड रखे होते हैं तो उन्हें फफूंदी आ जाती है। और आपने अचार वगैरह देखे होंगे जिन पे फफूंदी लग जाती है, थोड़ी नमी वगैरह मिलने से अचार में अगर थोड़ी सी नमी चली जाती है ना, तो उसमें फफूंदी लग जाती है। या कोई सब्जी वगैरह है, उसमें अगर आपने थोड़े टाइम तक पॉलीथिन वगैरह बंद करके रख दिया और उसके अंदर नमी है तो उसमें फफूंद आ जाती है। उस फफूंद को ही हम लोग कवक कहते हैं। कवक या फफूंद एक प्रकार के जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें जो एक लाइन है, जो अपना, यहाँ में बीच में भोजन शब्द ऐड करना भूल गई हूँ, आप इसको ऐड कर लेना। जो अपना भोजन सड़े गले, मतलब जो भी चीजें सड़ गल जाती हैं, जो पुरानी जो वेस्ट चीजें होती हैं, वहां से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पैरासाइट होते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पर दूसरे वो जीव जो सड़ गल जाते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे रखे हुए ब्रेड है, वो खराब हो गए तो उन पर फफूंद लग जाएगी, फफूंद ही उस पर आराम से पनपेगी, क्योंकि उसको सड़े गले जो वेस्ट जो ब्रेड है उनसे उनको आराम से उसको खाना भोजन मिलेगा। या हमारा वेस्ट कोई भी फूड है, या जैसे कि हम नॉर्मल लकड़ी को ले लें, प्लांट है, वो लकड़ी ऐसी डली हुई सड़ रही है, उस लकड़ी पर अगर फफूंद लग जाएगी तो वो अच्छे से पनपेगी, क्योंकि उस लकड़ी से उसको भोजन मिलेगा। और फफूंद का जो भोजन होता है वो तो वही मृत सड़ी गली जो चीजें होती हैं उन्हीं से वो प्राप्त करती है। इनका सबसे बड़ा लाभ ये होता है फफूंदी का, ये संसार में एक अपमार्जक का कार्य करती है। अपमार्जक मतलब एक सफाई का कार्य करती है। फफूंद फफूंद क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनको खराब चीजों को हम फेंक देते हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन फफूंद के लिए बहुत लाभदायक होती है वो चीजें, क्योंकि वो खराब चीजों से, सड़ी गली चीजों से फफूंद अपना भोजन प्राप्त करती है। ये एक जीव होता है, लेकिन सड़ी गली चीजों पर ही जीवित रह के ये अपना सड़ी गली चीजों से ही जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त करता है। और सड़ी गली चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, क्योंकि अगर सड़ी हुई चीजों को आप ऐसी काफी टाइम तक छोड़ रखोगे तो वो मतलब बदबू पैदा करेगी, वो हमारे लिए हानिकारक होगी, हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगी। तो उस चीज को ये फफूंद नष्ट कर देता है। जैसे कि हम लोग ये बैक्टीरिया में भी जान चुके हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपघटक का कार्य करते हैं, जो वेस्ट चीजें होती हैं उसका अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला देते हैं एक तरह से। उसी तरह फफूंद का भी वही कार्य होता है, अपमार्जक के रूप में। यह भी चीजों को वेस्ट जो चीजें होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है फफूंद। इसको क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग प्लांट में रखते हैं, लेकिन प्लांट की तरह इसमें रूट, स्टेम, लीफ एवं वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। अगर हम लोग उसका फफूंद का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये प्लांट्स में इसको गिना जाता है, लेकिन इसमें प्लांट्स की तरह आप देखोगे तो इसका जो फफूंद की आप स्ट्रक्चर का भी देखोगे तो उसमें आपको ना तो रूट मिलेगी, ना स्टेम मिलेगा, ना लीफ मिलेंगी, ना वस्कुलर बंडल मिलेगा। जो वस्कुलर बंडल आपके स्टेम के अंदर पाया जाता है, उनमें से कोई भी चीज इसके अंदर नहीं होती, लेकिन इसको प्लांट्स के अंदर रखा जाता है क्लासिफिकेशन के आधार पर। ये कुछ पिक्चर्स हैं, देखो ये ब्रेड है, इसमें फफूंद लगा हुआ है, ग्रीन कलर का आपको फफूंद दिखाई दे रहा है ये ब्रेड पर। और कुछ फफूंद व्हाइट कलर का भी होता है।
ये फफूंद है, ये फफूंद इस ब्रेड के ऊपर अच्छे से पनपेगी, अगर इसको हटाया ना जाए तो पूरे ब्रेड को ये खराब कर देगी, सड़ा देगी पूरा। ये टमाटर है, टमाटो, इनके ऊपर भी देखो व्हाइट कलर का फफूंद लगा हुआ है। फफूंद की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और काफी सारे ये कुछ रंगहीन होती है, कुछ कलरफुल होती है, कुछ कलर लेस होती है। ये भी फफूंद है, इसको हम छत्रक बोलते हैं ना, मशरूम। फफूंद को खाने के रूप में भी यूज किया जाता है। कुछ फफूंद हमारे लिए हानिकारक होती है, कुछ हमारे लिए यूजफुल होती है, जो कि मैं इसकी और भी पार्ट्स बनाऊंगी कबक के, उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। अभी तो हम लोग इस वीडियो में इसका स्ट्रक्चर और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके और भी पार्ट्स आएंगे, उसमें हम लोग वीडियो के और भी जो पार्ट्स आएंगे उसमें हम कवक के न्यूट्रिशन एवं इसके जो हार्मफुल एंड यूजफुल कवक है उनके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। फंगस क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं। जो फंगस होता है या फंजाई, एक ही बात है, वो क्लोरोफिल रहित होता है। जबकि आपको पता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोरोफिल, जिससे कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स तो प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन ये हमारे ये यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, और ये इनमें बीजाणु पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। कुछ चीजें से बीज है उसमें, प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स में बीज होते हैं, उनके थ्रू न्यू प्लांट्स निकलते हैं। इसी तरह इसमें प्लांट्स होते हैं, इसमें बीज होते हैं, बीज से ये रिप्रोडक्शन में इनको बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे, ये पैरासाइट हुए, परजीवी, क्योंकि ये अपना भोजन दूसरी चीजों से प्राप्त करेंगे, दूसरे जीवों से या पेड़ पौधों से, अन्य चीजों से प्राप्त करेंगे। ये दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ये दूसरों पे डिपेंड रहेंगे अपने भोजन के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल तो है नहीं, तो ये भोजन कैसे बनाएंगे, अन्य चीजों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और यूकैरियोटिक जीव का मतलब तात्पर्य यह होता है कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है इसमें केंद्रक एकदम क्लियर स्पष्ट होता है। केंद्र के अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा, और इसमें होता है क्रोमोसोम और स्टोन प्रोटीन डीएनए एकदम क्लियर मिलेंगे सारी चीजें, और एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अच्छे से पाई जाएगी। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, उसमें कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है लेकिन क्लियर नहीं होता है। यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें एकदम न्यूक्लियस एकदम क्लियर होता है, जिससे क्या है सेल डिवीजन अच्छे से कर ले, न्यूक्लियस के द्वारा इनमें सेल डिवीजन बहुत अच्छे से होता है। इनका थैलस प्राय ब्रांचेस एवं फिलामेंटस होता है। इनका थैलस, थैलस हम इसकी प्लांट जो बॉडी होती है, जो फंगस की जो बॉडी होती है हम उसको थैलस बोलते हैं। इसकी जो बॉडी होती है ब्रांचेस और फिलामेंटस में बटी होती है, ब्रांचेस होती है बहुत सारी, उसमें शाखाएं निकली होती हैं, काफी सारी शाखाएं निकली। जब हम किसी सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे और उस सूक्ष्म जीव को आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी। और जो ब्रांचेस होते हैं वो तंतुनुमा होती हैं, मतलब बहुत सारे फिलामेंट्स निकले होते हैं, तंतु होते हैं, पतले पतले निकले होते हैं। जैसे तंतु मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई, देखिए इसमें ये तंतु निकल रहे हैं, फिलामेंटस है। और ये ब्रांचेस होती हैं, इसमें काफी सारी ब्रांच बटी होती है, और ब्रांचेस में तंतु निकले रहते हैं, फिलामेंटस निकले होते हैं। जैसे म्यूकर, म्यूकर की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उसमें काफी सारे फिलामेंटस दिखाई देंगे। और इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते कि वो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको हम लोग हमेशा इसका अध्ययन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही करते हैं। ये ईस्ट की सेल है, ये यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर थैलस होता है इसका। फंगस की जो सेल वॉल होती है काइटिन या सेलुलोज या दोनों की बनी होती है। इस कहने का तात्पर्य है, ऐसे कि क्वेश्चन आता है फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, अगर ऑप्शन में आपको काइटिन मिलता है तो आप काइटिन पे ही टिक करोगे, क्योंकि मतलब मोस्टली अगर पूछा है तो फंगस की जो सेल वॉल है वो तो काइटिन की ही बनी होती है, लेकिन फंगस में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जो कुछ स्पेशल प्रजातियां होती है, जिनमें एक दो प्रजाति हैं जिसमें कि जो उसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन और कुछ जो और भी कुछ अलग प्रजातियां होती हैं, कुछ एक दो ही होती हैं इनमें, कि कुछ में दोनों की भी बनी होती है, कुछ में सेलुलोज की बनी होती है, जो एक दो विशिष्ट कर एक दो ही होती हैं गिनके। पर मोस्टली जितनी भी प्रजातियां होती हैं उन सब की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। बस एक दो जो प्रजातियां होती हैं, इनकी स्पीसीज होती हैं फंगस की, उनमें सेलुलोज की बनी होती है या फिर दोनों की बनी हुई मिलती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको उसमें एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। तो आप अगर आपको ऑप्शन में काइटिन मिलता है और क्वेश्चन में पूछा है फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, आप काइटिन को ही टिक करोगे। लेकिन अगर किसी फंगस का स्पेशलिस्ट ने नाम दे दिया तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो सेलुलोज की होगी या दोनों की बनी होगी। कवकों का पादप शरीर कवक तंतुओं का बना होता है। कवक तंतु, कवक तंतु मतलब वही छोटी छोटी संरचनाएं निकली होती है, छोटे तंतु होते हैं, उनसे मिलके एक थैलस बनता है।
कवक तंतु से मिलके पूरा एक वो कवक जाल बनाते हैं और उससे पूरा थैलस बनता है। कवक तंतु और कवक जाल मिलके थैलस बनाते हैं। इसकी बॉडी में एक मेन पार्ट हो इसका, जो थैलस जो फंगस का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कवक तंतु। क्योंकि इसके जो सेल की सारी जो केंद्रक वगैरह है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी चीज कवक तंतुओं के अंदर पाई जाती है। जैसे बॉडी का सबसे छोटी कई सेल होती है, उसी कवकों के शरीर की सबसे छोटी कई कवक तंतु होते हैं। तंतुओं के अंदर ही ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये देखिए इसमें एक मैंने सेल वॉल इसमें दिया है, फंगस का सेल वॉल, इसमें काइटिन शो हो रहा है। ये काइटिन है, ये काइटिन का ही होता है मोस्टली, लेकिन अगर स्पेशली किसी का नाम दिया जाता है तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि वो सेलुलोज का होगा या दोनों का होगा। मोस्टली जितनी भी प्रजातियां होती है ना, कुछ कुछ को छोड़कर जितनी प्रजातियां होती हैं उनमें ये सेल वॉल काइटिन की ही बनी होती है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काइटिन की लेयर पाई जाती है। ये ग्लूकेन्स हैं। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। कवक तंतु से मिलकर एक कवक जाल बनता है। कवक तंतु जो होते हैं वो सारे मिलके एक कवक जाल बनाते हैं, इसको माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतु और कवक जाल मिलके थैलस बना लेते हैं। मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो दो चीजों, मतलब सबसे छोटा महीन पॉइंट होता है। जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसे देखिए सबसे छोटी इकाई होती है कवक तंतु, और कवक तंतु से मिलके इसका कवक जाल बनता है और फिर इसको हम थैलस बोलते हैं। कवक तंतु पटहीन संकोच की है। मतलब कुछ एक एक जो इसकी जो फंगस होता है इसकी प्रजाति का नाम होता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, उसमें जो कवक तंतु होते हैं वो पटहीन होते हैं। पटहीन मतलब उनमें द्वार नहीं पाए जाते, पट नहीं पाए जाते, और संकोच की होते हैं। लेकिन बस एक ही जो प्रजाति का नाम है फाइकोमाइसिटीज, उसी में पटहीन होते हैं। बाकी अन्य प्रजातियां होती हैं उनमें केंद्रक स्पष्ट होता है, एक केंद्र की होती है, दो केंद्र की होते हैं, बहु केंद्र की होते हैं, और पट युक्त होते हैं, पट भी पाए जाते हैं। जैसे अन्य प्रजातियां हैं इसकी, स्पीसीज है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। जैसे कि मैंने ये कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये जो प्रजाति है इसकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज, इन सब में पट पाए जाते हैं। पटयुक्त, पट मतलब होता है सेप्टम, सेप्टम पाया जाता है। मतलब सेप्टम क्या होता है, उनको अलग अलग चीजें अलग अलग डिवाइड कर देता है। जो कवक तंतु जैसे एक लंबा पूरा तंतु है, उसको थोड़ा पट्टों के द्वारा उनको डिवाइड किया जाता है। लेकिन एक जो प्रजाति है इसकी, एक जो स्पीसीज है फाइकोमाइसिटी, इसमें ये पटहीन होती है, इसमें कोई पट नहीं पाया जाता। इसमें ऐसे ही जो होता है ना उसका सेल का जो साइटोप्लाज्म वगैरह ऐसे ही फैला हुआ रहता है, डिवाइड नहीं रहता, सब कुछ कंबाइंड मिलेगा इसके अंदर। ये कवक तंतु होते हैं उनको हम हाइपी कहते हैं, और कवक जाल को हम माइसीलियम कहते हैं। ये देखिए कवक तंतु हैं, इन तंतुओं से मिलकर एक पूरे जाल जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको माइसीलियम, ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको माइसीलियम कहते हैं। मैं कर्सर से आपको शो कर रही हूँ। एंड ये इसके स्पोर हैं जो इसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्पोर जैसे इसमें होता है ना, जैसे प्लांट्स में स्पोर होते हैं, उनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरह इसमें स्पोर पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। स्पोर स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर हैं वो निकल रहे हैं। सेल, सेल में साइटोप्लाज्म भरा रहता है और सेल वॉल से घिरा रहता है। जो सेल होती है, सेल मतलब वही जैसे कि इसका जो था फंगस वो कवक तंतु जो होते हैं, कवक तंतु, उसी को हम इसे सेल बोलते हैं। ये दो सेल दी हुई ना, कंपैरिजन हो रहा है। ये बैक्टीरियल सेल है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें जो केंद्रक है ना वो एकदम क्लियर नहीं होता। जैसे होता है ना मॉलिक्रोमेटिन धागे जैसी, धागे में संरचनाएं ऐसी फैली हुई रहती हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आप देख रही हो, जो मैं कर्सर से दिखा रही हूँ, देखो स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस दिखाई दे रही है, जिसको केंद्र का बोलते हैं हम लोग। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है साइड में इसके, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी भरा होता है इसके अंदर। बिल्कुल सारी चीजें एकदम स्पष्ट होती है, डीएनए स्टोर, प्रोटीन वगैरह एकदम क्लियर होता है फंगस सेल में। फंगल जो सेल होती है उसमें एकदम क्लियर होता है। और बाकी जो होते हैं जो सेल ऑर्गन जो और होते हैं, गोल्जी पार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये सारी चीज स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट है एकदम से। जैसे कि इसमें इन चीजों का अभाव है, देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई स्पष्ट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी भी नहीं है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे मीजोसोम से इसका कार्य करते हैं।
जो होते हैं बैक्टीरियल सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में दो चीजें, कुछ चीजें कॉमन होती है, सेल वॉल दोनों में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है दोनों के अंदर, राइबोसोम्स पाए जाते हैं कॉमन होते हैं, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिक्विड द्रव्य होता है वो भरा रहता है पूरे सेल के अंदर। ये चीजें एकदम क्लियर है, दोनों चारों चीजें एकदम कॉमन है, दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन जो फंगल सेल होती है उसमें मतलब बहुत सारे जो सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, एकदम क्लियर और स्पष्ट होते हैं। और बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये यूकैरियोटिक सेल है, फंगल सेल यूकैरियोटिक सेल है। इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और इसे की ये सेल वॉल है, इसके बाहर जो लेयर जैसी आपको दिखाई दे रही है जिसमें मैं कर्सर चला रही हूँ, ये सेल वॉल है इसकी। स्लाइम मोल्ड्स, श्लेष्म फफूंद को छोड़कर सभी कवकों में सेल वॉल तथा साइटोप्लाज्म भरा रहता है। हाँ, इसमें भी देखो कुछ मैंने बताया ना, कुछ प्रजातियां होती है उनमें कुछ स्पेशल चीजें होती है, जैसे कि इसकी एक स्पीसीज होती है फंगस की, स्लाइम मोल्ड्स, मतलब इसको श्लेष्म फफूंद, उसमें सेल वॉल और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। जैसे कि अब आपने पढ़ लिया कि फंगस सेल में तो भाई साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, सारी चीजें एकदम क्लियर होती हैं। लेकिन आपको मतलब होता है ना एक कुछ चीज अलग भी है, जैसे कि अगर आपको नाम दे दिया जाए कि स्लाइम मोल्ड्स, श्लेष्म फफूंद, श्लेष्म फफूंद में सेल वॉल, मतलब श्लेष्म फफूंद में क्या क्या पाया जाता है, ऑप्शन में देता है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ऐसे करके क्वेश्चन बना देता है। तो आपको याद रखना है कि श्लेष्म फफूंद जो होती है उसमें सेल वॉल और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। कवक तंतुओं में रंगहीन धानी युक्त साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जो हमारे कवक तंतु होते हैं, जो फंगस सेल जो है ना, इसको हम लोग कवक तंतु ही बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी की मतलब होती है ना सेल होती है, जैसे इनका जो कवक तंतु होते हैं वही फंगल फंगल जो होता है ना, फंगस जो होता है, उसकी जो कवक तंतु होते हैं वही सेल का कार्य होता है, सबसे छोटी इकाई कवक तंतु ही होते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा होता है वो रंगहीन हो सकता है, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं होगा, या धानी युक्त हो सकता है, दोनों तरह का पाया जाता है साइटोप्लाज्म। इसमें ईआर, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम, गोल्जी बॉडी के अतिरिक्त अनेक अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, जो आपकी फंगल सेल होती है इसमें ये सारी चीजें जो सेल ऑर्गन तो क्लियर पाई जाती है, उसके अलावा भी कुछ चीजें पाई जाती है अलग से। जैसे हम बताते हैं इसको, रफ ईआर, ये तो उनमें भी पाया, लाइसोसोम। हाँ, साइटोस्केलेटन ये अलग से है, कुछ पदार्थ होते हैं अजैविक, कुछ अलग से पदार्थ और भी पाए जाते हैं, कुछ इनके अलावा अलग पदार्थ भी पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ जैसे अजैविक पदार्थ, जैसे मैंने बताया ना साइटोस्केलेटन, ये पाया जाता है, वर्ड स्कार पाया जाता है, वर्ड स्कार। ये सेप्टम होता है जो इसको डिवाइड करता है, जो कवक तंतु को डिवाइड करता है दो भागों में, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको वर्ड बोलते हैं। वर्ड वर्ड ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करता है वर्ड। जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा ना, प्लांट्स में बडिंग बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उस बैक्टीरिया में होता है बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। हाइपी की सेल में एक एक बड़ी अथवा अनेक छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। हाँ, इसमें वैक्यूल्स होती हैं, यहाँ तो एक वैक्यूल्स होगी बड़ी वाली, या छोटी छोटी वैक्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो के जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स पर जो लेयर पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये दोनों का कंपैरिजन बताया गया है, तो आपको याद रखना है बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक होती है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जैसे लक्षण शो करती है, जैसे बैक्टीरियल सेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया था ये प्रोकैरियोटिक लक्षण शो करती है, लेकिन फंगल सेल यूकैरियोटिक होती है। और कुछ जो इसकी स्पेशल प्रजाति है उनके नाम याद रखने, इनमें वो चीजें नहीं पाई जाती जो बाकी और सब में पाई जाती है, कुछ स्पेशल प्रजाति होती है जिसमें कुछ चीजें नहीं पाई जाती, उसका विशेषकर नाम याद रखना है आपको, क्योंकि ऐसे कभी घुमा के क्वेश्चन डाल देते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हमने तो कॉमन चीजें पढ़ ली लेकिन हमने स्पेशल प्रजाति का नाम नहीं पढ़ा, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी जो एग्जाम वाले ना हमें घुमा के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उसको थोड़ा सा होता है ध्यान से पढ़ना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अपने कमेंट्स भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।